नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 20 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया। भारत में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। विश्व का सबसे लंबा खादी तिरंगा कल गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में फहराया गया। नागालैंड अगले वर्ष 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। श्री मोदी कल जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और जल समितियों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह और ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेष जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। जल जीवन मिशन को अधिक सशक्त, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आज कई और कदम भी उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन ऐप, इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाएगी। कितने घरों तक पानी पहुंचा, पानी की क्वालिटी कैसी है, वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा विवरण, सब कुछ इस ऐप पर मिलेगा। गांव के लोग भी इसकी मदद से अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 तक देश में केवल 3 करोड़ घरों में ही नल का पानी उपलब्ध था और 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार छोटे किसानों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के जिन मुद्दों पर भी असहमति है, केंद्र सरकार पहले दिन से ही उन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक असहमति के किसी भी बिंदु पर कोई भी सामने नहीं आया है जिसे वे बदलना चाहते हों। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में क्या ऐसा निर्णय लेना संभव है जो 100% लोगों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि हालांकि अगर कोई निर्णय कम संख्या में भी लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो वे गलत नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी वास्तविक चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन यदि निर्णय किसी व्यापक हित में है तो इस तरह के फैसले को लागू करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए लोगों को योग्य और सशक्त बनाना उनके लिए मूलभूत प्रेरणाओं में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के हर युवा को अवसर मिले। प्रधानमंत्री के अनुसार अवसर केवल उस सहायता का उल्लेख नहीं करते हैं जो लोगों को आश्रित रखती है, बल्कि इससे वो समर्थन भी मिलता है जो उन्हें अपनी आकांक्षाओं को सम्मान के साथ पूरा कर आत्मनिर्भर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ गिरी पुरस्कार 2021 के विजेताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में स्वच्छता या स्वास्थ्य लाभ देखभाल के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वालों को प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को सम्मान करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान कई संगठनों और लोगों ने असाधारण कार्य करते हुए कोविड के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव और शमशेरगंज तथा जांगीपुर सीट के लिए हुए चुनावों के मतों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ओडिशा के पुरी जिले में पीपली विधानसभा सीट के उपचुनाव की भी मतगणना जारी है। हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद आज से शुरू होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता मानकों के आधार पर ही धान की खरीद की जानी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में धान खरीद के 20 केंद्रों का शुभारंभ किया। इस कदम का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना और उनके धान की समय से खरीद सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कहा कि धनराशि किसानों के खाते में सीधे भेज दी जाएगी। इस तकनीक के उपयोग से सभी मंडियां खरीद पोर्टल से डिजिटल रूप से जुड़ गई हैं और इससे भारतीय खाद्य निगम किसानों को अपने पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है और 72 घंटे के अंदर प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से उनके खातों में पैसे भेजे जा सकते हैं। इस पहल से दलाली खत्म होगी और बिक्री सुचारू रूप से संपन्न होगी। देश में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक कोविड रोधी टीके की 90 करोड़ 42 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। कल 65 लाख 27 हजार से अधिक डोज दी गईं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वे संयुक्त अरब अमारात के अधिकारियों और व्यवसायियों के व्यावहारिक रुख से बहुत संतुष्ट हैं और वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने की काफी इच्छुक हैं। दुबई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमारात के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णय क्षमता पर पूरा भरोसा है। भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच कल दुबई में निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 9वीं बैठक हुई। बैठक की सह अध्यक्षता पीयूष गोयल और अबू धाबी अमारात की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। दोनों देशों ने समग्र आर्थिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और भारत के प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्रों में अमारात की संस्थाओं द्वारा निवेश बढ़ाने के परस्पर लाभकारी उपायों पर चर्चा की। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के दौरान नीति आयोग देश की 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार की शुरुआत 5 वर्ष पूर्व की थी।
इसके अंतर्गत कारोबार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने वाली और अनूठे व्यावसायिक समाधानों से चुनौतियों का समाधान करने वाली महिला उद्यमियों को पुरस्कृत किया जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर कल लद्दाख की राजधानी लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया। 250 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े इस तिरंगे का वजन 1000 किलोग्राम है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है, जिसका प्रदर्शन थल सेना की 57वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने किया। उद्घाटन के अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के अलावा सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। वे ओडिशा में ओंगुल और ढेंकनाल सहित 10 स्थानों पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवनों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन परिसरों में आधुनिक सुविधाओं से विद्यार्थी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित होंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। नागालैंड अगले वर्ष 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। कोहिमा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय एथलेटिक्स संघ के एसोसिएट उपाध्यक्ष आबू मेथा ने कहा कि नागालैंड पहली बार कोई राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप के कोहिमा में 15 जनवरी 2022 से शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने ये प्रतियोगिता नागालैंड में आयोजित करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स संघ के प्रति आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 20 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया। भारत में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। विश्व का सबसे लंबा खादी तिरंगा कल गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख में लेह में फहराया गया। नागालैंड अगले वर्ष 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कल नोएडा की तरफ कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया। इसमें गंगा विचार मंच, ट्री क्रेज फाउंडेशन, गंगा समग्र, यमुना मिशन, स्थानीय नगर निगमों के प्रतिनिधियों और स्वच्छ गंगा मिशन के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने दल की अगुवाई की। उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी भाग लेने वालों का स्वागत किया। इस अवसर पर नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए शपथ दिलाई गई। श्री मिश्रा ने गंगा नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियों की कायाकल्प के महत्व पर जोर दिया। यमुना, हिंडन, रामगंगा, कोसी आदि की सफाई नमामि गंगे कार्यक्रम का हिस्सा है और गंगा की इन सहायक नदियों की सफाई के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अलावा राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और गंगा विचार मंच के स्वयंसेवक गंगा के किनारे स्थित राज्यों के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील की सफाई के महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि झीलें
पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग हैं और इनका संरक्षण सरकार और लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने कल मुंबई में प्राइवेट क्रूज जहाज पर छापा मारकर ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ किया। एनसीबी के आंचलिक निदेशक ने बताया कि 8-10 लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है। मौके से मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। एक अन्य मैच में शारजाह में कल दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज शारजाह में दोपहर बाद 3:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा, जबकि दुबई में रात 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कल महाराष्ट्र के सोलापुर के कम चर्चित नायकों के बारे में डाक टिकट जारी किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 1931 में विद्रोह के लिए 4 शहीदों मलप्पा धनशेट्टी, जगन्नाथ शिंदे, श्री किशन शारदा और अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था। डाक टिकटों का अनावरण करते हुए केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों के डाक टिकटों को प्रकाशित करने की पहल की है, ताकि लोगों को उनके द्वारा किए गए बड़े बलिदानों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने लोगों को इस अवसर पर 75 रक्तदान शिविर, 75 चिकित्सा शिविर और 75,000 पेड़ लगाने सहित विभिन्न गतिविधियों को करने की अपील की है। यवतमाल जिले में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर एक फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस बीच उस्मानाबाद के जिला प्रशासन ने नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जेल बंदियों सहित लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के 600 ग्राम पंचायतों, सभी पुलिस स्टेशनों, डाकघरों और जिलों में 45 दिवसीय संविधान और कानून जागरूकता अभियान शुरू किया है। पालघर जिले में लोगों के बीच कानूनी जागरूकता के लिए कानूनी शिविरों और नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। आज डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की पुण्यतिथि है। उन्हें चंद्रमुखी बसु के साथ कोलकाता के बेथ्युन कॉलेज से भारत की पहली महिला स्नातक बनने का गौरव प्राप्त है। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्युन कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्युन कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थीं। उन्होंने 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की
पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्युन कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया और बाद में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। एक डॉक्टर और 8 बच्चों की मां के रूप में कादम्बिनी का व्यस्त जीवन उन्हें भारत के महिला अधिकार आंदोलन में भूमिका निभाने से रोक नहीं सका। वे 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में 6 प्रतिनिधियों में से एक थीं और 1906 में उन्होंने कलकत्ता में महिला सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। वो कई अन्य आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थीं। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया खदान की महिला खनिकों के लिए काम की स्थितियों में सुधार के लिए संघर्ष किया। 1898 में अपनी पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 1923 में अंतिम समय तक कोलकाता में चिकित्सक के तौर पर काम किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारत प्रथम विदेश नीति विश्व गुरु। ये कार्यक्रम भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और समर्पण पर आधारित है। ये विशेष कार्यक्रम रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कोरोना वायरस के बारे में रात 9:30 बजे से 10 बजे तक जागरूकता श्रृंखला प्रसारित की जाएगी। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 जगहों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में 1 या 2 बार गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, कृषि कानूनों का विरोध करना राजनीतिक धोखाधड़ी, प्रधानमंत्री के हवाले से नवभारत टाइम्स ने ये खबर सुर्खी में दी है। अमर उजाला ने लिखा है, मोदी ने नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए कहा, बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल कर रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री बोले, नागरिकों के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत। राष्ट्रीय सहारा ने भी इसे बड़ी खबर बनाया है और लिखा है, पीएम बोले, जो वादे विपक्ष ने किए थे अब उन्हीं के बारे में दुष्प्रचार फैला रहे हैं। इस बीच धान की खरीद आज से करने की सरकार की घोषणा अखबारों ने साथ ही दी है। लोक सत्य ने लिखा है, पंजाब और हरियाणा में धान खरीद के फैसले के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया। देश भर में कल गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के बारे में भी अखबारों ने चित्र सहित चर्चा की है। हिन्दुस्तान लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से महात्मा गांधी के शांति के संदेशों को याद रखने की अपील की। सीमा पर चीन के सैनिकों की उपस्थिति बढ़ने की खबर कुछ अखबारों ने सुर्खियों में दी है। लद्दाख में K9 वज्र तोपों की तैनाती की खबर दी गई है। जनसत्ता लिखता है, भारत और चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता अगले सप्ताह होगी। देश भर में कोविड की स्थिति और टीकाकरण का आंकड़ा भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, यात्रियों के क्वारंटाइन मुद्दे पर भारत की ओर से जैसे को तैसा स्टाइल में दिए गए जवाब से ब्रिटेन के तेवर ढीले। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, चुनाव आयोग ने चाचा भतीजे की लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त किया। लोक सत्य लिखता है, विवाद को देखते हुए चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, कांग्रेस का संकट, राज्य की उलझी सियासत पर मंथन। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर चित्र के साथ लिखा है, खादी ग्रामोद्योग ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा लद्दाख में लगाया। इसका वजन 140 किलोग्राम है और 225 फीट लंबाई और 150 फीट चौड़ा है सबसे बड़ा तिरंगा। दैनिक ट्रिब्यून मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, अब सियाचिन बेस कैंप तक जा सकेंगे पर्यटक, पधारो हमारे लद्दाख, अब इनर लाइन परमिट की जरूरत खत्म। राजस्थान पत्रिका ने असम के मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोले जाने पर हाथियों पर सवार सैलानियों के चित्र के साथ लिखा है, हाथी बने साथी। पाकिस्तान के हास्य कलाकार उमर शरीफ के निधन की खबर अमर उजाला और हिन्दुस्तान सहित कुछ अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद आज से शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 20 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया। भारत में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 75 सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगा। विश्व का सबसे लंबा खादी तिरंगा कल गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में फहराया गया। नागालैंड अगले वर्ष 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।